तो मैंने कहा था अगरवुड मूल्य श्रृंखला विकास योजना। तो पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना कि ये अगरवुड क्या है, जिसकी मूल्य मतलब कि चेन को, वैल्यू चेन को क्या करना है, एक तरीके से विकास करना, उसको डेवलप करना है, ऐसा कौन सा प्लान है, मतलब कि योजना है। तो अगरवुड क्या होती है, एक सुगंधित लकड़ी होती है। क्या होती है, सुगंधित लकड़ी। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर ये ऐसी सुगंधित लकड़ी जो है जिससे इत्र वित्र ऐसे चीजें बन जाए, ये कहाँ पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के भी कोई स्पेसिफिक जो है स्टेट्स वगैरह में, तो उसके स्पेसिफिक स्टेट है, ध्यान रखना, एक तो असम और दूसरा है त्रिपुरा। एक तो है असम और एक क्या है, त्रिपुरा। क्या करेगी सरकार, सरकार चाहती है भाई अगरवुड जो है जैसे इसका बिहार का मखाना फेमस चल रहा है, हो रहा है अभी, इसी तरीके से जो है अगरवुड भी क्या हो, उसकी एक वैल्यू चेन बने। क्या बने, उसकी एक वैल्यू चेन बने, मूल्य श्रृंखला बने। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई उसके प्रोसेसिंग सेंटर्स वगैरह बनाएगी, प्रोसेसिंग जहां पे उसका प्रसंस्करण किया जा सके। क्या किया जा सके, प्रसंस्करण जो है किया जा सके। तो पहली बात बनाएगी कहाँ, अगरवुड मिलती कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में जो है टू स्टेट्स, असम और त्रिपुरा। कौन से, असम और त्रिपुरा। तो एक जगह ये जो मूल्य चयन योजना, ये वैल्यू चेन योजना इन्होंने शुरू की है। ये कहाँ से स्टार्ट की है, त्रिपुरा से। त्रिपुरा की एक जगह है फुल्काबारी। अब रटने की ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, अगर समझ में आया हुआ है कि अगरवुड नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी जगह, असम और त्रिपुरा में। तो स्कीम भी कहाँ से शुरू होगी, इन दोनों स्टेट्स में से किसी एक से होगी। कौन से स्टेट से हुई है, त्रिपुरा के फुल्काबारी जगह है, कहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिपुरा की कौन सी, फुल्काबारी। किसने किया, केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य मतलब कि सिंधिया ने किया। पीआईबी की न्यूज है। 80 करोड़ रुपए की जो है ये योजना है। कितने करोड़ की, 80 करोड़ की। योजनाएं अलग से पता रहनी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन, हाँ सर बिल्कुल, कैसे हम बता देंगे। 50,000, 50 लाख। 50,000 कौन से, कम्युनिटी वाले। 50 लाख कौन से, DNRLM वाले। कौन से, दीनदयाल अंत्योदय वाले। तो ऐसे स्कीम पता रहनी चाहिए। स्कीमें अभी तक जो है, ये एक तो ये आई है, दूसरी ये अगरवुड वाली आई है। तो एक तो ये हो गई स्कीम, शुरू कहाँ से हुई, त्रिपुरा के फुल्काबारी से। कौन सी जगह से, फुल्काबारी से। सेकंड, मैंने क्या कहा, प्रोसेसिंग सेंटर। 80 करोड़ की स्कीम है, तो क्या बनाएंगे, प्रोसेसिंग सेंटर्स भी जो स्टेब्लिश करेंगे। प्रोसेसिंग सेंटर देखो, अगरवुड के प्रसंस्करण केंद्र, प्रोसेस करना मतलब एक तरीके से उसको इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोसेसिंग करना, जैसे कृषि में होता है उसी तरीके से। तो एक तो गोलाघाट असम में और त्रिपुरा में। जगह कौन सी है, असम में। त्रिपुरा के फुल्काबारी से तो स्टार्ट हुई है। स्टार्ट कहां से हुई है, त्रिपुरा के फुल्काबारी से। प्रोसेसिंग सेंटर कितने बन रहे हैं, 2 स्टेट है तो 2 बनाएंगे क्या, अभी 2 बना देते हैं। असम में, गोलाघाट में। गुंटूर नहीं, गुंटूर में तो सारस मेला किया था। क्या किया था, सारस मेला। ये जो है गोलाघाट है, गोलाघाट कहाँ पे, असम में। तो इस तरीके से हमको ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। ये पीआईबी की न्यूज है। नेक्स्ट, नीति आयोग का वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। संपूर्णता अभियान 2.0। 2.0 मतलब इसका कौन सा संस्करण चल रहा है, ये सेकंड नंबर का। कौन सा वाला, सेकंड नंबर का। जनवरी में शुरू होगा, और जब अपन एग्जाम देने जाएंगे मई में, 31 मई, उससे पहले 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती तक जो है ये चलेगा। मई में एग्जाम है ना, तो अप्रैल तक चलेगा ये, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक, 28 जनवरी से। ठीक है। इसका इंटेंशन मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। देखो पहले इन्होंने जो शुरू में चलाए थे ना आकांक्षी जिला कार्यक्रम, फिर इन्होंने आकांक्षी जिला मतलब कि ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे डेवलपमेंट वगैरह करना है, ऐसे अलग अलग की एजुकेशन, अलग अलग इन्होंने संकेतक रखे, इंडिकेटर्स रखे कि एजुकेशन है ना, हेल्थ वगैरह, इस तरीके से। तो अलग अलग जैसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट्स पकड़े इन्होंने, उसके बाद क्या पकड़े, मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, यानी ये पंचायत समिति टाइप में। सबसे पहले वन, जो ये संपूर्णता अभियान 1 चला था उसमें बता रहा हूं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी मतलब कि ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है। आकांक्षी जिले कितने बनाने थे इनको ओवरऑल देश भर में, तो उसमें कितने संकेतक थे, 5 मुख्य संकेतक रखे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इस तरीके से 5। आकांक्षी ब्लॉक में कितने संकेतक रखे, 6 मुख्य संकेतक रखे। और इनके संकेतकों को अभी इनमें टारगेट क्या है, सेचुरेशन पे।
सेचुरेशन का मतलब एक तरीके से संतृप्त, संतृप्त मतलब जो इन्होंने टारगेट सेट किए थे उसको पूरी तरीके से मतलब कि इम्प्लीमेंट हो जाए, वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, यानी सेचुरेशन की कंडीशन में ये चले जाए। कितने इंडिकेटर्स आकांक्षी जिला कार्यक्रम में तो 5 थे, हेल्थ वगैरह इस टाइप से 5 है ना। सेकंड आकांक्षी ब्लॉक कार्य में जो है कितने संकेतक, 6 मुख्य संकेतक, इनको सेचुरेशन की सिचुएशन में पहुंचाना, किसमें पहुंचाना, सेचुरेशन की सिचुएशन में पहुंचाना। तो देखो टोटल ओवरऑल जो है हमको ये भी ध्यान रखना, आकांक्षी जिले कितने थे, ये 1.0 में थे, 1.0 में जो है ये थे 112 जिले। कितने जिले, 112 जिले। आज की जो है ये नहीं है, जनवरी 2018 की जो है ये कार्यक्रम चल रहा है आकांक्षी जिला। अब तो इसका संपूर्णता अभियान का कि भाई संपूर्णता, यानी इसको सेचुरेशन की स्थिति में कि इतने साल हो गए, 2018 से आकांक्षी जिला कार्यक्रम 5 संकेतकों पे चल रहा है। वास्तविक कंडीशन क्या है, क्या सेचुरेशन की सिचुएशन में गए, क्या जो टारगेट्स थे 5 इंडिकेटर्स के बेस पे उनको अचीव कर लिया या नहीं कर लिया। ठीक है, तो कितने जिलों का परिवर्तन करना था, 112 जिलों का जो है परिवर्तन करना था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। और जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम उसके बाद चला, देखो पहले आकांक्षी जिला 18 में चला, डेट भले ही इतना ज्यादा ईयर वगैरह के ध्यान नहीं रखना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम पहले चला, ये करंट की चीज है भी नहीं। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में चला और इसमें लगभग 500 के आसपास, कितने, 513 जो है ब्लॉक्स का डेवलपमेंट करना था। 112 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 513 ब्लॉकों का जो है क्या करना, विकास करना। अब जो इंडिकेटर्स, इसमें तो कितने इंडिकेटर्स थे, 5, इसमें कितने इंडिकेटर्स है, 6 इंडिकेटर्स। इनमें से किस में जो है क्या इन इंडिकेटर्स को एक तरीके से क्या किया गया, अचीव कर लिया, सेचुरेशन की कंडीशन में चले गए कि नहीं चले गए, इसकी अब रैंकिंग भी जारी होगी। जब भी तो अभियान नहीं है, और कौन सा अभियान है, संपूर्णता अभियान। हमको क्या याद रखना, इसमें राजस्थान की कंडीशन क्या है, हमको क्या, ये यही जो है डायरेक्ट फुटअप कर रहा है वो क्वेश्चन कि राजस्थान का इनको पता है कि नहीं है। जैसे बहुत सारी बड़ी इससे सारी पीआईबी की न्यूज रहेगी, उसमें वो यही चेक कर रहा है कि राजस्थान कहाँ पे, तो राजस्थान का जैसे लीडर्स को उसमें जो है कैटेगरी में, तो वो हमको जो है क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हो गया। अगला देखो वीर गाथा 5.0, वीर गाथा क्या, तो अब जैसे ये अभियान चलेगा कब तक, ये अभियान चलेगा 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक। तो जब अप्रैल वगैरह की न्यूज देखेंगे उसमें अपन देखेंगे कि वास्तव में जो है क्या सिचुएशन है राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की। अभी हमने कहा कि चल गया भैया संपूर्णता अभियान 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक। जब रिजल्ट आएगा तब हम जो है इसको देखेंगे। ये 2 कार्यक्रम उसमें चल रहे थे, अभी ये कार्यक्रम नहीं चल रहे, अब इनकी चेक करेंगे कि कितना जो है इन्होंने अचीव किया है, कितना सेचुरेशन की कंडीशंस है, क्या 513 जिलों में जो 6 इंडिकेटर्स बनाए थे उनके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्या 112 जिलों में जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो भी इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर्स थे, उनके बेस पे ये अचीव कितना इन्होंने किया है, इस तरीके से। अगला देखो क्या है, वीर गाथा 5.0, 5.0 यानी 5वां संस्करण होगा। कौन सी, वीर गाथा यानी वीरों की गाथा, नाम से ही जो है हमको पता चल जाएगा। तो वीर, वीर कौन सी मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री, और सेकंड एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्योंकि इसमें जो है क्या करेंगे, जो बच्चे हैं, छात्र वगैरह है, वो निबंध वगैरह लिखेंगे, जो हमारे परमवीर चक्र या कोई भी चक्र वगैरह जो विजेता इस तरीके के वीर है उनके बारे में, ऐसा कंपटीशन है। ऐसा क्या है, कंपटीशन जो है इसमें ओवरऑल लेते हैं, जिसमें कि क्या करेंगे, वीर बहादुरों की कहानी वगैरह लिखेंगे, बच्चे लिखेंगे, एक ओवरऑल कंपटीशन होगा। और उस कंपटीशन में जो है मतलब कि बाद में पुरस्कार वगैरह दिए जाएंगे, लिस्ट जो है जारी होगी। तो उस लिस्ट में अपने राजस्थान की एक ही है, जोधपुर की पूर्वी, उनको, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो पहली बात तो वीर गाथा यानी वीरों की गाथा, वीरों की गाथा मतलब जो भी गैलेंट्री वगैरह, अवार्ड वगैरह जिन्होंने अचीव किए हैं, जिन्होंने भी अवार्ड्स को क्या किया है, अचीव किया है, उनकी गाथा लिखना, यानी उनके बारे में जो है कहानी वगैरह, कहानी लिखना या ऐसे लिखना, निबंध लिखना, इस टाइप की जो है चीजें इसमें होगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्र कला, देखो कला, कविता लिखना, निबंध लिखना, मल्टीमीडिया आदि के माध्यम से वीर बहादुरों पर अपने प्रोजेक्ट मतलब कि क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर टोटल कितने 100 विजेताओं का चयन किया जाता है। कितने विजेताओं का, 100 विजेता। तो वीर गाथा, वीरों की गाथा लिखेंगे, इतना ध्यान में रखना है।
अब वीर है तो वीर डिफेंस मिनिस्ट्री, और बच्चे लिख रहे हैं तो शिक्षा मंत्रालय, इसकी पहल है ये। देखो नाम से वीर यानी डिफेंस मिनिस्ट्री संबंधित है। गाथा लिख कौन रहे हैं, बच्चे वगैरह लिख रहे हैं, तो अपने ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, वीर गाथा का संबंध है तो बच्चे लिखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे 100 बच्चे चुनते हैं ना टॉप, जो अच्छा निबंध लिखते हैं या अच्छी कविता बनाते हैं, है ना, या अच्छा जो है कोई कला आर्ट जो है उस पे क्रिएट करते हैं, चित्र या इस टाइप से, तो उसमें राजस्थान की जो है एकमात्र छात्रा जोधपुर की पूर्वी जो है कक्षा 6 से 8 वाले ग्रुप में जो है शामिल थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है? पूर्वा नहीं है, पूर्वी है। ठीक है, तो पूर्वी ने जो है कहाँ की रहने वाली है? जोधपुर की। इन्होंने वीर गाथा 5 पॉइंट जो है ओ में एक तरीके से सुपर 100 में आई है वो, अपने राजस्थान से जो है केवल एक, और वो कौन है? पूर्वी। किसकी ये स्कीम थी? डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री की। अब मैं एक दो आपसे जो है ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, बताओ गुंटूर में क्या हुआ? सर सारस मेला। राष्ट्रीय उद्यमिता मिशन सर 12 जनवरी। 2 50,000 50 लाख। 50 लाख कौन से? DNRLM वाले। कौन से? DN। वो कौन सा जो है INS था? सुदर्शनी। कौन से स्कीम के तहत? लोकायन 26 से। किससे चल रहा है वो? लोकायन 26 से जो है वो चल रहा है, उसके तहत सेल 250 में भाग लेगा वो। फ्रांस का एक एस्केल करके इस तरीके से प्रोग्राम है, उसमें वो जो है भाग लेगा, टोल का जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, रखना है। और चलो ऐसे ही जो है मैं पूछूं, और कौन सा अपन ने देखा था? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कहाँ हुआ इसका? नई दिल्ली में जो है एक तरीके से उद्घाटन वगैरह हुआ। क्या उद्देश्य रहेगा वो आपको वैसे ही पता है। आगे देखो, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम पीएम स्वनिधि योजना ही पढ़ते थे, अब क्या है? क्रेडिट कार्ड। अब क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होती है? लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। तो इसमें 30,000 रुपए की इनको लिमिट रहेगी। कितने की? 30,000 की। जैसे मैं हूं कोई रेडी पटरी वटरी, ये स्कीम किसके लिए है? जो रेडी पे पटरी पे इस तरीके के लोग रहते हैं, कोई छोटा मोटा उनके पास काम धंधा होता है, ठेले वाला या इस टाइप से, है ना, उनके लिए ये स्कीम है। अब सरकार इनको पैसा देगी। अब 30,000 रुपए तक का लोन जो है मतलब कि बिना किसी गारंटी के गवर्नमेंट जो इनको देगी। तो पहले तो ये स्कीम थी, पहले तो ये स्कीम थी, अब इसमें जो है और जोड़ दिया कि भाई त्वरित जो है भुगतान हो, इस तरीके से सारी चीजें रहे, क्रेडिट का उनका स्कोर रहे कि भाई कितना ले रहा है, कितना जमा करा रहा है, कितना ले रहा है, कितना जमा करा रहा है। तो इसलिए ये जो है क्या, इसके लिए एक तरीके से क्रेडिट कार्ड इनके लिए जारी करेंगे। तो देखो इस स्कीम का केरल से के तिरुवनंतपुरम से, अब सोचो आप, ज्यादा जो है एजुकेशन में आगे कौन? केरल। तो देखो ये इसमें जो है एक तरीके से डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो डिजिटलाइज कहाँ से किया? केरल से किया। कहाँ से किया? केरल से। ओपन वाला कहाँ से किया था बताओ? नॉर्थ बे अंडमान निकोबार से। नॉर्थ बे अंडमान निकोबार से, या जिसका श्री विजयपुरम साइट जो है नाम था, वो ध्यान रखना है। कौन सा मंत्रालय था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। शिपिंग क्या? नहीं। तो रेडी पटरी वालों के लिए एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय जो है क्या हो? समावेशन हो, इसका जो है एक तरीके से अगला चरण है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वो भी बैंकिंग सिस्टम वगैरह से इससे क्या हो? जुड़े। तो वो यही काम करेगा कौन? क्रेडिट कार्ड। यूपीआई से जुड़ी हुई है, यूपीआई से जुड़ी हुई है तो क्या होगा? देखो इसमें ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग ऋण की सुविधा तत्काल नकदी प्रवाह प्रदान करेगी। ब्याज मुक्त रिवॉल्विंग क्या? जैसे लिमिट है मान लो 30,000 की। कितने की? 30,000 की। तो लिमिट से जितना निकालेगा ना, जैसे निकाला 10,000, कितना निकाला? 10,000, फिर 10,000 जमा करा दिया, तो इस तरीके से ये रिवॉल्व यानी एक तरीके से चेन के रूप में चलता जाएगा। 10,000 जमा कराया तो लिमिट अब कितनी रह गई? क्या? अगर 10,000 निकाल लिए तो अब कितना? 20,000 ही ले सकता है। यानी इसको ये रिवॉल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिवॉल्व। क्वेश्चन आएगा नहीं, हल्का सा ध्यान रखना, यूपीआई से जुड़ी हुई है। 10,000 रुपए लिया, 10,000 पे ब्याज लगेगा, फिर लिमिट 30,000 है, 10 निकाले, अब 20 और निकाल सकते, 10 जमा करा दिए, 30,000 निकाल सकते। इस तरीके से ये एक चेन के रूप में चलेगी। मैंने कहा कितने हजार रुपए? 30,000 रुपए तक का बिना किसी गारंटी के जो है लोन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो होती, मतलब लिमिट है, लिमिट कितनी? 30,000। टाइम पीरियड भी रहता है, अपन भी देखते हैं उस पर लिखा हुआ है, तो कितने साल रहता है? 5 साल रहता है। छोटे बच्चों को दे देंगे क्या?
10-12 साल के को या 15 साल के को, कोई ना कोई एज फिक्स होनी चाहिए। 21 से 65 वर्ष की जो है आयु के बच्चों को जो है ये बच्चों को क्या मतलब युवा और वृद्ध वगैरह सारे समझ लो जो भी है उनको ये दिया जाएगा। हमको ध्यान क्या रखना है, केरल के तिरुवनंतपुरम से शुरू करी, याद कैसे रखोगे सर, सारा का सारा कहाँ से शुरू, मतलब डिजिटलाइज पूरा केरल, तो केरल से स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। पैसों का कैसे याद रखोगे, 30,000 तक का लोन, क्रेडिट कार्ड है तो कोई लिमिट होगी, 30,000 तक का लोन ले लो बिना ब्याज के। टाइम पीरियड होगा 5 साल इसका टाइम पीरियड है, उम्र होगी क्या 21 से 65 है, हल्का फुल्का ध्यान रख लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। डायलॉग मतलब एक तरीके से चर्चा करना, विमर्श करना, इस तरीके से। किसका विमर्श करेंगे, यूथ लोग करेंगे, यंग लोग करेंगे, और किसके लिए, विकसित भारत के लिए। किसके लिए, विकसित भारत। देखो बहुत इनका फोकस है, विश्वकर्मा में भी हमने पढ़ा था कि विश्वकर्मा के थ्रू किसका निर्माण करना, उसकी थीम ही यही थी विकसित भारत का। जो उद्यमिता मिशन था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि गांवों को समृद्ध करना, किसके थ्रू, हर घर में जो है उद्यम दे करके। तो विकसित भारत से थोड़ा थोड़ा जो है इनका लिंक है, इसलिए डायलॉग वगैरह है कि चर्चा तो करें, क्या करें, चर्चा, और चर्चा के साथ साथ ऐसे समाधान भी खोजना, ऐसे मतलब सॉल्यूशन भी खोजना, चाहे सोशल कोज हो, सोशल कोज मतलब सामाजिक कोई भी जो है मुद्दे हो उन पे सब पे, ताकि जैसे एजुकेशन है या हेल्थ का है, इस पे ये सोशल कोज है। ये कैसे कोज है, सोशल कोज। इनको टेक्नोलॉजी से किस तरीके से दूर किया जा सकता है, या टेक्नोलॉजी का क्या उसमें रोल रहता है, ये सारी की सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। दूसरा इसका संस्करण है, डायलॉग कर रहे हैं, यंग करेंगे, किसके लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। डायलॉग यानी बातचीत, चर्चा, विमर्श, कहाँ पे होगा इस तरीके के कार्यक्रम, भारत गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, भारत मंडप नई दिल्ली में जो है ये हुआ, युवा दिवस के आसपास हुआ। युवा दिवस 12 जनवरी, तो 9 से 12 जनवरी हल्का सा ध्यान में रख लेना। कब हुआ, 9 से 12 जनवरी। कौन करेगा, युवाओं का कार्यक्रम है, तो युवा कार्यक्रम विभाग, युवा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो ध्यान रखना खेल मिनिस्ट्री जो है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी जो है इसमें शामिल है। कौन सी मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल है। हमने जो है बताओ सारस वाले में किसको किया था, उसमें जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय को। दस्तकारों वाले में एमएसएमई को, किसको, एमएसएमई को। विकसित भारत वाले में खेल मंत्रालय भी है, युवा मंत्रालय वगैरह विभाग वगैरह ये भी जो है रहेंगे 15 से। और मंच प्रदान करेंगे तो कौन कौन से बच्चे कहाँ से बोलेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड था तो वो 21 से मतलब 65 साल तक के लोगों के लिए था, किससे कितने साल के लिए, 65 साल के लिए। ये किसके लिए है, ध्यान रखना, ये 15 से 29 वर्ष के युवा वगैरह इसमें विकसित भारत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या उनके पास सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सोशल कोज है, उस पर ये एक तरीके से डिस्कशन करेंगे, डायलॉग करेंगे। 15 से 29 साल के, ये नहीं कि भाई 50 साल का जो है वहां कर रहा कि। इस कार्यक्रम का आयोजन मैंने पहले ही कहा था राष्ट्रीय युवा दिवस पे हुआ, हल्का सा कैसे याद रख लो, इसका नाम ही यंग लीडर्स डायलॉग है। तो यंग जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उस दिन इसमें हुआ, और इसमें अलग अलग चीजें होती है, मतलब 4 चरणों में ये आयोजित किया गया, ऐसे नहीं कि एक बार में हो गया। अलग अलग जो है इसमें पैटर्न होते हैं, जैसे ऐसे क्विज, ऐसे डिजिटल क्विज बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। क्या उनका विजन है उससे रिलेटेड चैलेंज, विजन मतलब विकसित भारत से संबंधित उनका क्या विजन है, इसका चैलेंज है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ट्रैक, जिसका आयोजन किया 9 से 12 जनवरी। देखो ये डायलॉग है ना, एक चरण में नहीं हुए, ये कितने चरण में हुए, 4 चरणों में। कभी क्विज चली शुरू में, तो जो है सितंबर अक्टूबर में क्विज, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, हल्का सा। जो मेन 9 से 12 जनवरी को हुआ उसमें क्या था, उसमें था चैलेंज ट्रैक, चैलेंज देना, और उसका जो है टेक्नोलॉजी के सारे से जो है किस तरीके से, जैसे कोई भी प्रॉब्लम दे दी, मान लो बाल विवाह, तो विकसित भारत में एक तरीके से बाधा है, ये किसमें बाधा है, हर्डल है विकसित भारत में। तो विकसित ये एक ऑब्स्टेकल है, ये हर्डल है, तो इसमें क्या होगा मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ सारे से जो है किस तरीके से इससे मतलब कि उबर सके, बाल विवाह को रोक सके, एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। तो ये जो है 9 से 12 जनवरी को हुआ, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा क्या है इसमें रोल है। पहले 3 चरणों से चयनित प्रतिभागियों द्वारा अंतिम चरण में 10 थीम आधारित ट्रैक में क्या दी गई, प्रस्तुति। अब पहले के जो 3 चरण हो चुके थे, क्विज वाला, कौन सा वाला, क्विज वाला, ऐसे वाला, विजन वाला,
जो राज्य स्तरीय विजन वो 3 तो हो चुके थे, चौथा जो है चैलेंज ट्रैक था। तो जो शुरू वाले थे उनका जो है इसमें क्या किया गया, प्रस्तुति उन्होंने दी, मतलब कि जो भी चयनित हुए थे उसमें। अरे भाई जैसे डायलॉग है विकसित भारत से संबंधित, तो कभी पहले पहले मतलब किसका हुआ, क्विज का, उसमें कुछ लोग निकले होंगे, चयनित हुए होंगे। सेकंड निबंध का हुआ, उसमें कुछ लोग जो है चयनित हुए होंगे। थर्ड जो है कौन से चयनित हुए, थर्ड में जो है जैसे विजन वाले कि भाई क्या विजन है उनका, तो ये चयनित चौथे चरण में आए हैं। चौथा चरण कौन सा था, ट्रैक चैलेंज का, यानी टेक्नोलॉजी के सहायता से जो है किस तरीके से ये किए जा सके। तो इसमें देखो कार्यक्रम में 3000 प्रतिभागियों ने जो है भाग लिया, 1500 युवा विकसित भारत चैलेंज ट्रैक से, 1000 कल्चरल डिजाइन ट्रैक से, 100 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि थे और 400 विशेष अतिथि, यानी इंटरनेशनल लेवल से भी लोग, मतलब बाहर से भी आए थे इस, ठीक है। कितने लोग, 100 विशेष अतिथि भी थे। कल्चर से संबंधित डिजाइन जो है, क्या किस तरीके से डिजाइन मतलब क्या फॉर्मेट होगा विकसित भारत को बनाने का, इस टाइप के लोग भी थे। तो टोटल कितने, ये संख्या जरूर याद रख लेना, टोटल 3000 प्रतिभागी थे, बाकी का याद नहीं हो तो कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या जो है मतलब कि वर्टिकल्स थे, डिजाइन फॉर भारत, यानी भारत के लिए या विकसित भारत बनाने के लिए क्या हमारे पास डिजाइन है, डिजाइन मतलब ऐसे डिजाइन नहीं बनाना, क्या हमारे पास एक तरीके से एजेंडा है। तो डिजाइन फॉर भारत, टेक फॉर भारत, हेक फॉर ए सोशल कोज। सोशल कोज मतलब कोई सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा शिक्षा या उस तरीके से, उसके जो है हेक मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो यही तो है टेक फॉर भारत, भारत के लिए एक तरीके से टेक्नोलॉजी। इसकी एक हैकाथॉन हुई एक तरीके से, हैकाथॉन मतलब एक तरीके से कोई उसको बोलते हैं इवेंट टाइप में, या कोई इनोवेटिव जो काम करते हैं उससे रिलेटेड जो है एक हैक। सोशल कोज से, किससे, सोशल कोज, कोई सोशल यानी सामाजिक कोज यानी कारण, सामाजिक कारण को किस जैसे कुछ कुछ भी है तो उसको टेक्नोलॉजी की सहायता से कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इसके पुरस्कार मिलेंगे, किस किस के पुरस्कार मिलेंगे, जो टेक्नोलॉजी का कैसे टेक्नोलॉजी की सहायता से जो हम किसको, सोशल जो भी चीजें हैं उनको दूर कर सकें, जो भी बाधाएं हैं। तो इसके लिए विजेता 3, रिया, सेकंड सिया, फर्स्ट, इनकी कोई ना कोई टीम रहेगी। तो फ्लेक्सोरा और धारिका, रिया फर्स्ट, तो नाम याद रखोगे सबसे पहले तो रिया शिया, एक तो रिया हो गया, दूसरा को क्या हो गया, शिया हो गया। थर्ड फर्स्ट तो, और किस के कौन से मैटर में आएंगे, सोशल कोज वाले में, रिया फर्स्ट, सेकंड शिया, और थर्ड एजाज, अदनान और बसीर, एजान, अदनान और रिया, सिया, और तीसरा जो है एजाज वगैरह, इस तरीके से हल्का सा नाम याद कर लेना। कहाँ के हैं ये, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो एक तो आईआईटी जबलपुर के हैं ये, फर्स्ट तो जबलपुर वाले आए हैं, फर्स्ट कौन आए, आईआईटी जबलपुर। सिया कहाँ की है, ऐसे जैन कॉलेज है, कोई अंबाला कहाँ पड़ता है, पंजाब में, तो ऐसे जैन कॉलेज अंबाला की, ठीक है, ये सिया। फर्स्ट कौन आए, आईआईटी जबलपुर वाले, आईआईटी के टेक्नोलॉजी का काम नहीं है, तो आईआईटी वाले आने जबलपुर के लेके, जबलपुर एमपी में पड़ता है। सेकंड कौन आए, अंबाला वाले, रिया, फिर शिया, वो कौन से मैटर में आए हैं, सोशल कोज वाले में, हैक फॉर सोशल कोज। हैक फॉर सोशल कोज मतलब सोशल कोज से इतनी बार समझा दिया कि जो सामाजिक जो भी कारण है उससे वो कैसे ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, वो कैसे बाधाएं बन रही है, उसके लिए एक हैकाथॉन। हैकाथॉन का मतलब एक इनोवेटिव कोई इवेंट टाइप में, जिसमें टेक्नोलॉजी की सहायता से ये उन चीजों को दूर करने की कोशिश करे या सॉल्यूशंस सुझाए। रिया फर्स्ट कौन, रिया, सेकंड शिया, और तीसरा अदनान वगैरह, और वो जो भी है एजाज वगैरह, ऐसा हल्का सा। आईआईटी जबलपुर वाला फर्स्ट, सेकंड जैन स्कूल वाले अंबाला वाले, और थर्ड कौन है, कश्मीर की, ये जो है पुलवामा कश्मीर में पड़ता है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता है एजाज इस तरीके से, अदनान इस तरीके से नाम है, तो होंगे भी कहाँ के, मतलब कि यूनिवर्सिटी का नाम तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, बाकी हो तो कहीं से ही सकते हैं, लेकिन जैसे इन दो से ये ऑटोमेटिक अलग है, अपन को ऐसे ही पता चल जाता है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एजाज अदनान बसीर, ये थर्ड आए सोशल कोज वाले। फर्स्ट रिया सिया, ऐसे बोलो, रिया सिया, और थर्ड
एजाज वगैरह अदनान, बहुत ज्यादा नहीं है कि वो राजस्थान का इसमें कोई नहीं है। पूर्वी है तो पूर्वी वीर गाथा में जो है हमको पता रहना चाहिए, टॉप 100 में सुपर 100 में एक ही राजस्थान की थी, वो अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो है इनकी कंपनी देखो, फ्लेक्सोरा टीम जो है, फ्लेक्सोरा, धारिका, और इसकी टीम थी ईथर। याद करो तो ठीक है, नहीं हो तो जो है इतना नहीं है, लेकिन हमको हल्का सा आइडिया जरूर रख लेना। आईआईटी जबलपुर एक बार माइंड में डाला हुआ रहेगा तो कहीं ऑप्शन से जो है क्लिक हो सकता है। वो तो किसका था, सोशल कोज वाला। अब डिजाइन फॉर भारत, भाई दो अलग अलग थे ना, डिजाइन फॉर भारत और सोशल कोज। सोशल कोज में तो रिया सीआर वो हो गए, एजाज अदनान। अब डिजाइन वाला कि भाई जो विकसित भारत है उसकी डिजाइन क्या होगी, तो उसके जो है विजेता कौन है, देखो ए वाले ही हैं ये। अब ऐसे ही कट जाता, आर्यन, अंजिता और अंजला। कौन कौन, आर्यन, अंजिता और अंजला। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो। संस्था इनकी कौन सी है, नॉर्थ लखीमपुर यूनिवर्सिटी असम। उधर तो रिया तो जबलपुर की थी, क्योंकि वो तो हेक फॉर सोशल कोज था। ये डिजाइन फॉर है, तो डिजाइन फॉर के लिए असम। असम का थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ के आए हैं क्या, हाँ सर अगरवुड पढ़े ना, गोलाघाट में। कहाँ पे, गोलाघाट में अगरवुड। और एक त्रिपुरा फुल्काबाड़ी, जहां से शुरू हुई है अगरवुड की मूल्य चयन योजना वाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। 80 करोड़ का स्कीम है, कितने का, 80 करोड़ का। तो ये देखो असम, ये डिजाइन में तो वही है भैया, त्रिपुरा और असम देख लो, पहले असम है फिर त्रिपुरा है। तो हड़का साग देखो, उससे लिंक कर दो अगर अगरवुड वाली से, तो ऐसे याद हो जाए। अगर ऑप्शन से हो तो लखीमपुर भी असम में पड़ता है, तो नॉर्थ लखीमपुर यूनिवर्सिटी। त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिपुरा, फर्स्ट सेकंड। इंस्टीट्यूट के नाम तो वैसे ही याद हो गए। थर्ड कौन सी है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। कौन सी, डिजाइन जो इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद का, वो थर्ड है। रिया, सिया, एजाज अदनान वगैरह ऊपर ही ऊपर, वो कहाँ के थे, आईआईटी जबलपुर। रिया तो सेकंड नंबर अंबाला की जैन स्कूल को इस टाइप से थी। थर्ड इस्लामिक यूनिवर्सिटी पुलवामा। वो किसमें, सोशल कोज वाले मैटर। ये किसमें, डिजाइन वाले में। कौन कौन है, नाम ऐसे आर्यन, अंजिता थोड़ा बहुत जो है ध्यान में रखना, अंजला। आ कौन रहा है, असम फर्स्ट, नॉर्थ लखीमपुर, त्रिपुरा सेकंड, थर्ड अहमदाबाद। याद करोगे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक कर लो इनको। त्रिपुरा फुल्काबाड़ी से शुरू हुई अगरवुड, यहाँ पे डिजाइन फॉर भारत, क्या डिजाइन फॉर भारत। असम के गोलाघाट में प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा, क्या बनेगा, प्रोसेसिंग सेंटर। तो आर्यन, अंजिता और ये याद कर लेना, इनके साथ रोशा वगैरह, हिमाद्रिता, ये है। ये राजस्थान का नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा आइडिया रखना। मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना, जैसे राजस्थान में क्या चलती है अपने, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए आरजीएस चस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ऐसे जो सेंटर के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए क्या चलती है, सीजीएस, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब जो सीजीएचएस वाले हैं, जो भी सेंटर के एम्प्लॉय है, उनके लिए एक स्कीम शुरू की है बीमा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, बीमा से रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। कौन सी, मेडिक्लेम क्लेम आयुष बीमा योजना। 12 जनवरी को करी क्या, नहीं सर 12 जनवरी को तो विकसित भारत यंग डायलॉग और यही चल रहे थे। तो कब करी, ये करी सकरात के दिन, कि सकरात की खुशी में जो है मतलब कि एक स्कीम लॉन्च कर देते हैं। कौन सी, मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। ठीक है, बीमा है तो बीमा की कोई ना कोई तो फिक्स वो होगी कि भाई कितने लाख का जो है बीमा कराना है। तो इसमें दो ऑप्शन इन्होंने दिए, 10 लाख या 20 लाख। ठीक है, बीमा कराते हैं तो कहते हैं ना बीमा में कितना। अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, प्रीमियम कौन भरेगा, जैसे प्रीमियम यानी जो बीमा का प्रीमियम है वो कौन भरेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, मतलब कि 70-30 और 50-50। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये क्या कर देंगे, छूट भी दे देंगे, जैसे 28% और 42% की। अगर सरकार भरेगी 70% तो छूट कम मिलेगी, 28% ही मिलेगी बीमा में। अभी मैं एक एग्जांपल से जो है इसको समझा दूंगा। ठीक है, और भी इसमें मतलब कि है कि कोई यूज नहीं करता है, मतलब दावा नहीं करता है, दावा नहीं करता है तो जो है उस पे 10% जो है बीमा की राशि बढ़ती जाती है, वो अभी अपन समझ लेंगे। ठीक है, इस तो आपके दिमाग में क्या क्या जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक अभी समझ में आ जाएगा। आपके दिमाग में कोई भी मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी है तो इसके संबंध में कौन कौन से जो है आपके विचार आ रहे हैं,
इससे रिलेटेड। फर्स्ट तो सर इसमें बीमा कितने का होगा, सेकंड बीमा की कवरेज कब से होगी, भाई हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले कब तक, जैसे बीमार रहा तो कितने दिन पहले को कवर करेगा, कितने दिन बाद को जो है कवर करेगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार हमको ही पूरा प्रीमियम देना है या सरकार देगी, या कौन देगी, सरकार देगी। जो मैं बातें बता रहा हूं ना वो सारी की सारी लिखी हुई है। अगर कोई ऐसा भी रहे कि सर प्रीमियम सरकार दे रही है या हम दे रहे, कोई नहीं, अगर हम जो है मान लो बीमा लेवे ही नहीं पूरे साल में, स्कीम तो करा दी हमने और हमने एक बार भी जो है क्लेम नहीं किया, एक बार भी जो है एक तरीके से उसका फायदा नहीं उठाया, तब क्या होगा, तब हमको कोई छूट वगैरह मिलेगी क्या, क्या छूट मतलब प्रीमियम में छूट मिलेगी क्या, या हमारी बीमा राशि जो है बढ़ेगी क्या, क्या बढ़ेगी, क्या बीमा राशि बढ़ेगी। कोई भी स्कीम आए इस तरीके की बीमा, तो आपके माइंड में भी आना चाहिए ये चीज। आरजीएचएस भाई कितने दिन पहले को कवर करता है, इंडोर आउटडोर ये सारी की सारी चीजें, आईसीयू में रखा हुआ है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, कितने रुपए तक भुगतान करेंगे, ये कितने परसेंट तक भुगतान करेंगे आईसीयू में, या कक्ष का जो भी पैसा वगैरह लग रहा है तो उसके लिए कितने रुपए तक भुगतान करेंगे, ये चीजें हमारे माइंड में आती है और इन्हीं जो है प्रश्नों का इसमें सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के वित्तीय सेवा विभाग, आगे भी अपन इसको जो है एक जगह पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट एफएसडी ने जो है सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए ये शुरू की। मैंने पहले ही कहा आरजीएचएस वालों के लिए नहीं है, ये किसके लिए, सीजीएचएस वालों। ये बहुत हार्ड नहीं है स्कीम, हल्का सा ध्यान रखोगे, कहीं क्वेश्चन टिक गया तो कईयों के दिक्कत आ जाएगी, छोड़ के ये देखते ही छोड़ देंगे इसमें। दूसरी बात हमारे दिमाग में आया कि भाई कितने लोगों को कवर करेगी ये, जो भी फैमिली है उसमें कितने लोगों को कवर करेगी। एक बार ऐसे ही ध्यान रखो कि भाई प्रति पॉलिसी कितने, 6 लोगों को, कितने लोगों को जो है कवर करेगी, 6 लोगों को जो है कवर करेगी। कितने का बीमा होगा, तो मैंने शुरू में बताया 10 लाख से 10 लाख ले लो या 20 लाख ले लो, जो भी अपने पे डिपेंड करता है। 10 लाख या भारत के भीतर भर्ती होने पर क्षतिपूर्ति आधारित कवरेज, क्षतिपूर्ति आधारित कवरेज मतलब जैसे 20 लाख का बीमा ले लिया, कितने का, 20 लाख का। अब किसी के पैर में जो है दिक्कत हुई, ऑपरेशन वगैरह हुआ, मान लो 2 लाख का, कितने लाख का, 2 लाख का। वो बोले भैया मैंने तो 20 लाख का बीमा करवाया था, 2 लाख रुपए 20 लाख लूंगा, जबकि इलाज कितने का हुआ, मान लो 2 लाख का, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्षतिपूर्ति आधारित का मतलब यही है, जितनी क्षतिपूर्ति हुई उतना क्या किया जाएगा, उसको क्षति हुई जितनी उसका उतनी पूर्ति की जाएगी। 2 लाख का हुआ तो 2 लाख रुपए। तो कितने विकल्प है इसमें, 10 से 20 लाख रुपए के। 6 लोग हो सकते हैं बीमा में, 10 लाख या 20 लाख, जितने का भी हमको बीमा करवाना है वो चीजें हो सकती हैं। ठीक है। थर्ड मैंने कहा अस्पताल में भर्ती होने के कितने दिन को कवर करेगा, तो 30 दिन तो पहले को, मतलब भर्ती होने से 60 दिन बाद तक की जो है इसमें कवरेज रहेगी। देखो 30 दिन पहले तक घुमा देगा वो, अगर मेडिक्लेम पे क्वेश्चन आ गया तो यहां से पक्का घुमाएगा, अस्पताल में भर्ती होने से यहाँ 60 लिख देगा या 15 लिख देगा। एक बार आरएस प्री में जो है उसने जो है इस तरीके से कर रखा है, तो छुट्टी मिलने से पहले तो मतलब कि भर्ती होने से 30 दिन पहले का और छुट्टी मिलने के 60 दिनों तक का जो है इसमें क्या रहता है, कवरेज रहता है, ये ध्यान में रखना। सामान्य कक्ष का किराया 1-2% होगा, है ना। एक जैसे बीमा मान लो 10 लाख का करवाया, कितने का करवाया, 10 लाख का, तो 10 लाख का 1% निकाल लो या 2% निकाल लो, उतना ही कमरा किराया मिलेगा। अब कोई मान लो 50,000 रुपए का कमरा है, तो होता ही नहीं है उसका 10 लाख का जो है 1%, 10 लाख का जो है 1% कितना होता है, 10,000, तो 10,000 रुपए तक या 2% तक सीमित है। 10,000 या 20,000 कमरा किराया, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आईसीयू में कोई आदमी है तो अब किसी हॉस्पिटल का चार्ज मतलब मान लो 1 डे का जो है 50,000 रुपए है, तो 50 लाख की तो इसकी बीमा ही नहीं है इसमें। इसमें बीमा या तो 10 लाख का है या कितने का, 20 लाख का। 10 लाख का है तो 1% या 2%, 10-20,000 रुपए तक का जो है क्या करेंगे इसमें, प्रतिदिन का भुगतान करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ये है। अब किसी ने क्लेम नहीं किया, क्या नहीं किया, देखो ये स्कीम कोई हार्ड नहीं है। किसी ने माइंड में सोच लिया अरे हार्ड है तो हार्ड है उसके लिए। कितने लोग, 6 लोग। सीजीएचएस वालों के लिए अपन जाके उठ के बोलेंगे हमको ये आयुष मेडिक्लेम दो, नहीं मिलेगा। फैमिली में 6 जनों को ले लेते हैं, कितनों को, 6 को। सेकंड थिंग कि भाई 30 दिन पहले का कवरेज है, 60 दिन बाद का कवरेज है,
और क्या क्या माइंड में आया कि भाई कितना कमरा किराया मान लो देंगे ये, तो जो भी बीमा है, बीमा 10 लाख का या 20 लाख का होता है, कितने का, 10 लाख या 20 लाख, तो 1% 2% तक का ही देंगे। ये नहीं कि किसी का कमरा किराया मान लो या जो है इसका आईसीयू कक्ष का जो है एक दिन का ही चार्ज 50,000 रुपए, तो 50,000 नहीं मिलेंगे। अगर उसने 10 लाख का करवाया तो 1% निकाल लो 10,000, 20 लाख का करवाया तो 1% निकाल लो, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 2% दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये चीजें हैं। थर्ड, अब कोई ऐसे भी होते हैं साल भर का बीमा था, कभी इसको क्लेम ही नहीं किया, उसने कुछ भी मान लो क्या नहीं किया, क्लेम नहीं किया, कभी उसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, वो बीमार ही नहीं हुआ, तो जो इस तरीके की चीजें होगी नहीं, है ना। तो उसमें जो है क्या क्या करेंगे, अस्पताल में भर्ती होने पर आयुष उपचार बीमा राशि के 100% तक कवर किया जा सकता है, और आधुनिक उपचार 25% तक जो है क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। ये तो नॉर्मल चीज है कि भाई भर्ती हुआ तो जितने रुपए लगेंगे ना उसके, वो पूरे के पूरे 100% उसमें मिलेंगे, है ना, और मतलब भर्ती होने पे। और ऐसे ओवरऑल आधुनिक उपचार जो भी है तो उसमें कितना मिलेगा उसको, 25% तक कवरेज। भर्ती हो गया तो 100% कवरेज, भर्ती हो गया तो कितना, 100%, और ऐसे कोई उपचार वगैरह कराया तो 25% नॉर्मली जो उपचार है ना। सेकंड, अगर किसी ने क्लेम ही नहीं किया साल भर में, पूरे साल में कभी क्लेम नहीं किया, उसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो उसका क्या होगा, उसका बीमा जो है 10% बढ़ता जाएगा हर साल। कितने परसेंट जो है बढ़ता जाएगा, 10%। जैसे मान लो 10 लाख का बीमा था, उसने पूरे साल क्लेम नहीं कराया तो कितने लाख बढ़ जाएंगे, 1 लाख बढ़ जाएंगे। कितने लाख बढ़ जाएंगे अगले साल, 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे आप तो कहोगे ऐसे बढ़ता बढ़ता कब तक बढ़ेगा, तो 10 लाख का 10 लाख अधिकतम हो सकता है, 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा। फिर कि 10 लाख बीमा था 10 लाख का, उसने क्लेम ही नहीं किया तो उसके अगले साल जो है 1 लाख बढ़ गया, फिर उसने नहीं किया 1 लाख और बीमा बढ़ गया, 12 लाख हो गया, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16, 17, 18, 19, 20 लाख मैक्सिमम। 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा, इसमें इसने लिमिट लगा दी। कई लोग होते हैं उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होती उसके, तो जो है मतलब अधिकतम 100% तक ही हो सकता है ये। 100% का मतलब जितनी राशि है उतना ही बढ़ सकता है, हर साल 10%, 10%, 10% अगर बढ़ाते गए तो। समझ में आया नहीं आया, जैसे 1 लाख का बीमा होता तो 10 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए बढ़ते एक साल में, फिर 10,000, 10,000, 10,000, तो अधिकतम 1 लाख का बीमा है तो 1 लाख ही बढ़ सकता है, बढ़ के, यानी 100% तक ही बढ़ेगा। 1 लाख का एक तरीके से कितना बढ़ेगा, 100% तक, यानी 1 लाख तक ही जो है बढ़ पाएगा। नेक्स्ट बात किसकी, प्रीमियम की। 70-30 और 50-50, 50-50। अगर सरकार 70% भरेगी तो प्रीमियम में छूट मिलेगी, प्रीमियम में छूट मिलेगी तो छूट जो है 70% सरकार भर रही है तो थोड़ी कम मिलेगी छूट, तो इसमें जो है कितने 28% होगा, कितने परसेंट, 28%। और अगर सरकार 50% ही भरेगी तो कम भर रही है, छूट प्रीमियम में जो है ज्यादा होगी, कितने परसेंट, 42%। यानी कोई मान लो कोई बीमा राशि है, मान लो किसी का प्रीमियम जो है 100 रुपए है, कितने रुपए, 100 रुपए प्रीमियम। अब आपने अपने को चूज करना है कि 70-30 में लेंगे कि 50-50 में। अगर 50-50 में लेंगे, मान लो कि 50% हम भर देंगे तो 42% की छूट मिल जाएगी इस पे। 42% की 100 रुपए का जो है टोटल प्रीमियम है, तो 42% की छूट यानी 58, यानी कितने हुए 58, 42 का 58 हो गया। अब इसका 50-50 देना है, इसका कितना देना, 50-50 जो है हमको देना है, 58 का 50 जो है कर लो, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 9, 29 रुपए देने हैं 50-50 वाले में। तो 29 सरकार देगी, 29 ये देगी, एग्जाम्पल के लिए बताया। अगर मान लो 70-30 का है तो 70-30 का है तो 28% छूट कर लो, 28% छूट करोगे तो ऑटोमेटिक कितना होएगा, 72 प्रीमियम बढ़ना है। अब इस 72 में से जो है सरकार का तो होगा 70% और 30% कौन भरेगा, जो व्यक्ति है वो खुद भरेगा, यानी निकाल लेना। मैंने तो समझाने के लिए बताया कि भाई सरकार ज्यादा देगी तब प्रीमियम ऑटोमेटिक जो है प्रीमियम पे छूट कम हो जाएगी, यानी 28% ही रहेगी, सरकार 70% दे रही है। तो इस मेडिक्लेम में कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। भर्ती होने के 30 दिन 60 दिन, टोटल 10 लाख या 20 लाख का बीमा 6 आदमियों को कवर करती है। ऐसी चीजें हमको वैसे भी पता होनी चाहिए, अगर बीमा की स्कीम वगैरह हम कराते हैं तो हमको ये चीजें तो पता ही रहनी चाहिए।
बीमा ले ही नहीं रहा है तो 10% जो है क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रीमियम पे क्या है भाई, सीजीएसएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, तो सरकार भी कुछ अपना अंशदान देगी। सरकार 50-50 या तो 50% या 70%। 70% देगी तो छूट कम मिलेगी, 28% ही मिलेगी। 50-50 देगी तो 42% मिलेगी। हल्का सा समझ में आ जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी टाइम में जो है क्या थे, अंडर में थे। जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज वगैरह है, जैसे कनाडा है, ये सारे के सारे क्या थे, ये राष्ट्रमंडल देश है। ये जब स्वतंत्र हुए तो इन्होंने जो है डेवलपमेंट के लिए या आपसे संपर्क के हिसाब से एक मतलब बना लिए, ग्रुप बना लिया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल देश। अब इनका जो है सम्मेलन वगैरह होता रहता है। इस बार इसका जो है सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी जो भी संसद के पीठासीन अधिकारी जो है उनका ये 28वें नंबर का सम्मेलन था। इस बार मेजबानी कौन करेंगे, भारत करेंगे। भारत में कहाँ होगा, संसद में होगा। पीठासीन अधिकारी है तो संसद में। हमारा संसद के या जो है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन है, पीठासीन अधिकारी ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला तो अध्यक्षता करेंगे। उद्घाटन करने कौन आए, पीएम मोदी आए। और 14 से 16 जनवरी तक होगा कहाँ, नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा, नई दिल्ली में। हल्का सा ध्यान में रख लेना। बाकी संख्या कोई इतना जो है हमको वो नहीं है। राष्ट्रमंडल देशों के टोटल 61 पदाधिकारी जो है आए थे। जैसे टोटल जो राष्ट्रमंडल देश है ना वो 56 है। इसमें राष्ट्रमंडल जो देश है पूरे, अब उनमें से जैसे 56 में से 45 तो स्पीकर आए थे, कई डिप्टी स्पीकर वगैरह भी आए होंगे, तो 61 जो हो गए। संख्या इतनी हमको याद वैसे भी नहीं हो सकती, हल्की किसी के दिमाग में रह जाए इसलिए मैंने लिख दी। इनका विषय क्या था भाई, ये इकट्ठे हुए हैं तो क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो ये मतलब जो हर जगह हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या एआई का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो संसद में एआई का क्या प्रयोग होगा, सोशल मीडिया और सांसदों पे इसका एआई वगैरह का क्या जो है क्या होगा असर पड़ रहा है। संसद के प्रति जन सामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन कौन कौन सी रणनीतियां हैं, है ना, संसद सदस्यों की सुरक्षा वगैरह से संबंधित, ये इसके विषय थे। एआई के यूज का कि भाई सांसद यूज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, संसद में एआई का यूज होगा उससे क्या चीजें होगी, सांसदों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, मतदान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके क्या क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसी बातें इसमें होगी। और तो क्या ही डिस्कशन हो। हुआ कहाँ है, नई दिल्ली में भारतीय और किसका सम्मेलन हुआ है, ये राष्ट्रमंडल देशों का। ऐसे ही जो है अपने विधानसभा अध्यक्ष वगैरह है, इनका भी होगा लखनऊ में, आगे पढ़ेंगे अपन, जिसमें हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी जी, वो जाएंगे। ये कौन क्या है, ये पूरे राष्ट्रमंडल देशों वाला है। किसका है, राष्ट्रमंडल देशों का। राष्ट्रमंडल देश जो ब्रिटिशर्स के कभी जो है मतलब उपनिवेश हुआ करते थे, कॉलोनीज जो है हुआ करते थे, वो है। इसका जो है विषय जरूर थोड़ा बहुत ध्यान में हमको रखना है। इसमें जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे दो जैसे अंतर संसदीय संघ प्रेसिडेंट। अंतर संसदीय संघ क्या है, जितनी भी पूरे विश्व की जो संसद है, पूरे विश्व की जो भी संसद वगैरह है उनसे वो आपस में जो है कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, मतलब इंडिया क्या सुधार कर रहा है। जैसे आगे जब हम देखेंगे कि चुनाव प्रबंधन से संबंधित भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ कि भाई इंडिया किस तरीके से, इतनी जनसंख्या है और उसके बाद भी जो है निर्वाचन को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। तो ऐसे संसद आपस में क्या रहे, विश्व की सारी संसद, भाई कोई एक देश सुधार करे तो उसको दूसरे भी इंप्लीमेंट कर सके। तो इनका भी संघ बना हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, अंतर संसदीय संघ। तो एक तो अंतर संसदीय संघ की प्रेसिडेंट थी और एक राष्ट्रमंडल वालों जो संघ है उसकी प्रेसिडेंट थी। ठीक है, इसकी प्रेसिडेंट पूरे ओवरऑल विश्व संसद की प्रेसिडेंट कौन है, अंतर संसदीय संघ की, है ना, इंटर पार्लियामेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तुलिया एक्सेन। एक तो ये और एक क्रिस्टोफर कलीला, ये राष्ट्रमंडल वाले की। ये मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में आई थी, हल्का सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, सम्मेलन के समापन में जो है ओम बिड़ला ने CSPOC, मतलब कि ये जो राष्ट्रमंडल के कॉमनवेल्थ के जो ये सम्मेलन हुआ है ना पीठासीन अधिकारियों का, इसकी अध्यक्षता यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर राइट ऑनरेबल सर लिंडसे होयल को सौंपी। मतलब कि आगे अगला जो है कौन करेगा, मतलब कि ये
हाउस यूके जो है इसकी एक तरीके से मेजबानी करेगा। इस बार किसने की है? इंडिया ने की है। ओम बिड़ला संसद के अध्यक्ष है, उन्होंने जो है इसका एक तरीके से उद्घाटन किया। ये हमको जो अध्यक्षता की, उद्घाटन मोदी जी ने किया। उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। 2 विशिष्ट सदस्य थे, इंटर पार्लियामेंट्री वाले, अंतर संसदीय वाले, और एक कौन से? राष्ट्रमंडल के चेयरमैन। ठीक है, राष्ट्रमंडल देश 56 है, हमको संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हल्का सा इसको ध्यान में रख लेना। विशेष तो ये तो कोई इतना जो है जरूरी नहीं है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन पहला तो हो चुका था, इस बार कौन सा हुआ? दूसरा। बौद्धिक मतलब कि शिखर सम्मेलन से क्या रिलेटेड? शिखर यानी सबसे ऊपर, मतलब सर्वोच्च बुद्धों का जो है सम्मेलन। इसमें देखो फिर एआई का यूज हो गया, मतलब कि जो बुद्धिस्ट जो भी लिटरेचर वगैरह है ना, उससे रिलेटेड चैट जीपीटी जो है एक लैंग्वेज मॉडल तैयार कर रहा है। कौन? चैट जीपीटी। ठीक है, तो इन्होंने कहा यार ये तो कल्याण का काम कर रहा है, ये हमारे मित्र जैसा है, जो हमारी जो भी परंपरा है जो वो यूथ तक जाएगी। किनकी? बुद्धिस्ट वगैरह की। किसकी? बुद्धिस्ट की। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? कल्याण मित्र रख दिया। क्या रख दिया? कल्याण मित्र। तो बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, क्या इसकी थीम वगैरह थी, ये चीजें हमको थोड़ी सी जो है क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। दूसरा जो है संस्करण है आयोजन 24 से 25 जनवरी। ऐसे आयोजन वैश्विक स्तर के हमेशा मैं बताता हूँ कहाँ होते हैं? भारत मंडपम में जो है होते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी भाई? कल्चर से रिलेटेड काम है, इंडिया की कल्चरल मिनिस्ट्री रहेगी, और इंटरनेशनल कोई बुद्धिस्ट बुद्धों से संबंधित संघ है तो वो रहेगा। देखो ये चीजें कॉमन सेंस से जो आ जाती है। बौद्ध शिखर सम्मेलन है तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ रहेगा। सेकंड, इंडिया का संस्कृति मंत्रालय रहेगा। इसका विषय याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जो है क्या विषय है? सामूहिक ज्ञान। ठीक है, कलेक्टिव नॉलेज, सामूहिक ज्ञान, कलेक्टिव नॉलेज, एकजुट आवाज, यूनाइटेड वॉइस, और म्यूचुअल को एक्सिस्टेंस, आपसी सह अस्तित्व। इंग्लिश में न्यूज पढ़ी थी तो उसी हिसाब से याद है, और ऐसे नॉर्मली जो है देखो इंग्लिश में ऐसे याद रहता है। कलेक्टिव नॉलेज, कलेक्टिव नॉलेज, यूनाइटेड वॉइस, यूनाइटेड वॉइस, और म्यूचुअल यानी आपसी को एक्सिस्टेंस, आपसे सहअस्तित्व। ऐसे याद ऑटोमेटिक ही रह जाती है कि भाई जितना भी हमारे पास ज्ञान है उसको एक तरीके से एकजुट आवाज, पूरे बुद्धिस्ट से रिलेटेड, और आपस में म्यूचुअल को एक्सिस्टेंस। कैसे याद करोगे? किससे रिलेटेड? बुद्धों से। तो ज्ञान की बात होगी, इनकी खुद की आवाज, यूनाइटेड वॉइस, और साथ में को एक्सिस्टेंस यानी एक सह अस्तित्व। सम्मेलन में 200 से ज्यादा 200 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और सम्मेलन में समकालीन भारत में जो पवित्र अवशेष का हम पढ़ेंगे, पिपरवा के जो अवशेष वगैरह थे उससे रिलेटेड आगे जो भी बुद्ध से रिलेटेड अवशेष जो भी है उससे, और सांस्कृतिक जुड़ाव तथा विरासत से विश्व तक भारत का बौद्ध धर्म आउटरीच नामक प्रदर्शनियों का जो है आयोजन किया गया। कितनी प्रदर्शनियां? 2 प्रदर्शनियां। एक तो बुद्धिस्ट जो भी है उसके किससे रिलेटेड, मतलब कि जो अवशेष है ना, मतलब पवित्र अवशेष वो, और सेकंड विरासत से, बुद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसका मतलब कि ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, उद्भव कहाँ से माना जाता है? इंडिया से माना जाता है। तो विरासत से हम कहाँ तक फैल गए? विश्व तक। तो भारत का बौद्ध धर्म। तो ये 2 मतलब कि क्या है? प्रदर्शनियां हैं। कौन कौन सी 2 प्रदर्शनियां? एक तो विरासत से विश्व तक हम चले गए, एक अवशेषों से रिलेटेड। एक तो अवशेषों से, एक विरासत से विश्व तक। चैट जीपीटी ने एक लैंग्वेज मॉडल जो है शुरू किया, एल्गोरिदम आधारित। एल्गोरिदम मतलब एक तरीके से निर्देशों का समूह। जैसे सब्जी बनाते हैं तो पहले तेल लगाते हैं, मतलब डालते हैं, फिर जो है जीरा, छौंक, इस तरीके से। तो इसमें भी एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप निर्देश देना, है ना, उसको क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम। तो चैट जीपीटी ने जो है लैंग्वेज मॉडल के आधार पे नाम याद रख लेना हल्का सा, नोरबू। ये किसके लिए? नोरबू का फुल फॉर्म क्या है? न्यूरल ऑपरेटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी बुद्धिस्ट लोगों की जो है एक तरीके से उनके जो लिटरेचर वगैरह है उससे रिलेटेड जो है कौन सा एल्गोरिदम इन्होंने बनाया है, मतलब कि भाषा सीखने का, नोरबू।
है ना। तो हड़का साग याद रखना। और जो है इसको भाई बौद्ध संघ तो बहुत खुश होगा कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसको यूथ तक जाएगी वो, क्योंकि चैट जीपीटी ने मॉडल बनाया। तो इसका क्या, ये कल्याण करने वाला हमारा दोस्त है, तो कल्याण मित्र जो है इसका क्या रख दिया, नाम रख दिया, और इसको अपना ग्लोबल संरक्षक बताया कि यही हमारी रक्षा करेगा। यानी हमारे बौद्ध धर्म है उसको एक तरीके से प्रसार वगैरह कराएगा। और इसमें क्या होगा, इससे कई भाषाओं में बौद्ध शिक्षाओं के आधार पर प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के हेतु क्या किया गया, डिजाइन किया गया। ये जो बुद्धों की शिक्षा है उसको एक तरीके से प्रमोट करेगा। कौन, नोरबू। कौन, कल्याण मित्र। किसने कहा कल्याण मित्र, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ ने, क्योंकि ये बुद्धों की जो शिक्षाएं वगैरह उसको प्रसारित करेगा। तो ये हमको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से सुरक्षा का पायलट प्रोजेक्ट मतलब टेस्टिंग मोड में। कैसे मोड में, टेस्टिंग मोड में। तो हमको दिमाग में क्या क्या प्रश्न आते हैं कि भाई कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सी तो वो जगह है जहां पे, और किस तरीके से जो है ये करेंगे। तो ये देखो मतलब कि वो ऑडियो मैसेज भेजेंगे या फ्लैश अलर्ट आता है ना, ऐसे कि वहां आगे जो है क्या है, पशु है, एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइप से, है ना। तो चेतावनियां देंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर, नेशनल हाईवेज पर आवारा जो पशु वाले इलाकों के पास आने पर तत्काल सुरक्षा चेतावनी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। हमको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, एक तो जयपुर आगरा वाला और जयपुर रेवाड़ी, इन दो पे जो है ये लागू किया जा रहा है। जयपुर आगरा, इधर तो जयपुर, ये आगरा वाले पे, जयपुर रेवाड़ी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ये मत सोच लेना कि भैया इसको क्यों याद करें। कैसे करेंगे ये अलर्ट, कैसे देंगे, फ्लैश अलर्ट वगैरह इस तरीके से। देखो जो फ्लैश मैसेज अपने आता है ना, कभी कॉल वगैरह जो है जाती है तो इतने इतने सेकंड या इस तरीके से, तो ऐसे फ्लैश एसएमएस देंगे, या हिंदी में जो है कैसे अलर्ट देंगे, वॉइस अलर्ट वगैरह देंगे। ठीक है, लोकेशन बेस्ड अलर्ट जारी किए जाएंगे, जो जोखिम वाले हिस्सों से लगभग 10 किमी पहले ही हमको क्या दे देंगे, चेतावनी दे देंगे। 10 किलोमीटर पहले की ये जो जोन है ना तुम्हारा, ये आवारा पशुओं का है भैया, गाड़ी धीरे चला लो। अभी हम जो है हर जगह नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारे वाले इस पे नागौर वाले पे चला दे, नहीं, अभी हम जयपुर रेवाड़ी पे और जयपुर आगरा